आज बेटा हम चर्चा करेंगे घनीय एकक सेल का विश्लेषण। घनीय एकक सेल का विश्लेषण। घनीय एकक सेल का विश्लेषण करेंगे। इस घनीय एकक सेल के विश्लेषण के अंतर्गत हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या, तथा कोर की लंबाई की। हम बात करेंगे प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की। हम बात करेंगे बेटा उपसहसंयोजक संख्या की। हम बात करेंगे क्रिस्टल के घनत्व की। हम बात करेंगे एकक सेल की विमा की। एकक सेल की विमाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि हम घनीय एकक सेल के विश्लेषण के अंतर्गत हम 5 बातों पर चर्चा करेंगे: परमाणु त्रिज्या तथा कोर की लंबाई, प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, उपसहसंयोजक संख्या, क्रिस्टल के घनत्व की और एकक सेल की विमाओं की। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? परमाणु त्रिज्या। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? परमाणु त्रिज्या। जब हम परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे फर्स्ट जो बात है वो आती है कि हमारा जो एकक सेल है वो कितने प्रकार के हैं? वो 4 प्रकार के। कौन कौन से? सरल घनीय एकक सेल, सरल घनीय एकक सेल, कौन कौन से? सरल घनीय एकक सेल। दूसरा कौन सा है? काय केंद्रित एकक सेल। और तीसरा है फलक केंद्रित। हमारे पास 3 चीजें दिमाग में आई कि एकक सेल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उनमें मुख्य कौन कौन है? सरल घनीय, काय केंद्रित, फलक केंद्रित। तो सरल घनीय कब होता है? जब परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तब हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा मौलिक सेल है। जब परमाणु केवल कहाँ उपस्थित होते हैं? परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इस संरचना को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा एक भाग हो गया जिसमें परमाणु हमारे कोनों पर उपस्थित हो गए। परमाणु हमारे कहाँ उपस्थित हो गए? परमाणु हमारे कोनों पर उपस्थित हो गए। और जब कोनों पर उपस्थित हो गए तो ये जो है इसको बोलते हैं कोर की लंबाई। कोर की लंबाई। और हमने कोर की लंबाई मान ली कि हमारे जो कोर की लंबाई है वो क्या है? a। और ये क्या है? ये परमाणु की त्रिज्या है। परमाणु की त्रिज्या है और इस त्रिज्या को हमने मान लिया r। तो हम चित्र में क्या देख रहे हैं? इन चित्रों को यदि हम इस तरह से मिटा दें, गोलों को कुछ इस तरह से मिटा दें यदि हम, तो हम देखते हैं कि जो हमारे ये कोर की लंबाई है ये किसके बराबर आ रही है? कोर की जो लंबाई है वो त्रिज्या की 2 गुनी के बराबर आ रही है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सरल घन की। सरल घनीय एकक सेल। सरल घनीय एकक सेल में क्या हो रहा है कि जो कोर की लंबाई है वो परमाणु त्रिज्या की क्या आ रही है? 2 गुनी हो रही है। यानी कि कोर की लंबाई बराबर हो गया 2 गुणा परमाणु त्रिज्या।
2 गुणा परमाणु त्रिज्या। तो कोर की लंबाई a बराबर हो गया 2 इंटू r। तो r बराबर क्या हो गया a/2, यानी कि सरल घन में जो परमाणु त्रिज्या है वो कोर की लंबाई की आधी होती है। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं काय केंद्रित की। काय केंद्रित में क्या हो जाता है कि काय केंद्रित में परमाणु कोनों पर तो उपस्थित है, साथ में कहाँ उपस्थित हो जाएगा? फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो जाएगा। तो इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला दो और ये परमाणु इस तरह से मिल गए। तो हम देखेंगे कि जब हमने ये परमाणुओं को मिलाया जो फलक पर थे, तो ये त्रिज्या r हो गई, फिर ये केंद्र हो गया, ये भी r, और फिर ये त्रिज्या भी r हो गई। यानी कि हमारे काय केंद्रित जो निकाय है उसकी जो त्रिज्या है, उस निकाय नहीं, इसको विकर्ण बोलेंगे, काय केंद्रित विकर्ण, ये हो गया हमारा 4r। काय केंद्रित विकर्ण हो गया हमारा 4r। और ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC, इसको मान लो आप D। तो त्रिभुज ABC में ये कोर की लंबाई a और ये भी कोर की लंबाई a। तो जब हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो AC बराबर हो गया √2a, यानी कि ये जो विकर्ण है इसकी आ जाएगी √2a। और ये हमारी विकर्ण कितना है? ये विकर्ण है हमारा 4r। तो हम बात करते हैं अब किसकी? त्रिभुज ACD में लिखेंगे घनी एकक सेल के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या में पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय से, और पाइथागोरस की प्रमेय हम किसमें लगा रहे हैं? त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो DC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD हो जाएगी A स्क्वायर और AC हो गई √2a का स्क्वायर। तो DC स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, DC स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर, तो DC बराबर हो गया √3a। और जो DC है वो हमारी क्या है? 4r है। तो 4r बराबर √3a। तो परमाणु त्रिज्या r बराबर क्या हो गया? √3/4a, यानी कि काय के वो घनीय केंद्रित एकक सेल में, जो काय केंद्रित घनीय एकक सेल है उसमें जो परमाणु त्रिज्या है वो कोर की लंबाई की कितनी है? √3/4 है। ये हमारी दूसरी बात निकल गई। अब हमारा तीसरा पॉइंट फलक केंद्रित एकक सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो फलक केंद्रित में क्या, जैसी परिभाषा है कि परमाणु जो है वो कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, साथ में फलक के प्रत्येक केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। तो परमाणु हो गए कुछ इस तरह से, ये हो गए प्रत्येक कोने पर उपस्थित, और प्रत्येक कोने के साथ साथ कहां पर भी उपस्थित होंगे? फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। ABC तो डायरेक्ट त्रिभुज फलक केंद्रित की हम बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से
पाइथागोरस की प्रमेय। ये बेटा देखो एक गोला ये हो गया, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है, फिर ये दूसरा गोला हो गया और ये तीसरा गोला हो गया। तो AC की जो लंबाई है AC की वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4r। और प्रत्येक कोण की लंबाई क्या है, a है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा √2a। और जो AC है वो क्या है, 4r है। तो 4r बराबर √2a। तो r बराबर हो गया √2a/4a। ये आपकी फलक केंद्रित के लिए निकल गई। तो हम जान गए कि परमाणु त्रिज्या और कोण की लंबाई में क्या संबंध निकल आया। अगर सिंपल क्यूब है तो r बराबर a/2 होगा, कोण की लंबाई का आधा हो जाएगा। अगर BCC है यानी कि काय केंद्रित है तो जो r है वो √3/4a हो जाएगा। और यदि हमारा FCC है तो जो r है वो क्या हो जाएगा, वो √2/4a हो जाएगा। इस पर आधारित सवाल है जो आगे एक्सरसाइज होगी तब हम आपको कराएंगे। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक था परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या अभी हमने बताया कि ये आपका एक क्या हो गया, घन हो गया। और इस घन में जो परमाणु है वो कोनों पर भी उपस्थित होंगे, केंद्र पर भी उपस्थित होंगे और फलकों पर भी उपस्थित होंगे। तो हमारे पास सिंपल क्यूब होगा, सरल घनी इसको कहेंगे हम। प्रत्येक कोने पर परमाणु होंगे और परमाणु कहाँ होंगे, प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर परमाणु होंगे और कहाँ होंगे, और फलक पर परमाणु होंगे। और फिर लास्ट में कुल कितने परमाणु हुए, कुल परमाणु कितने हो गए। और हमारे तीन ही भाग हैं मुख्यतः, FCC, BCC और FCC। सिंपल घन, काय केंद्रित बॉडी सेंटर और फलक केंद्रित फेस सेंटर। तो प्रत्येक कोने पर तो परमाणु है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्रत्येक की भागीदारी है 1/8। तो कुल परमाणुओं की संख्या हो गई 1। और सिंपल घन में घन के केंद्र पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता, ना ही फलक पर कोई परमाणु उपस्थित होता। तो कुल परमाणुओं की संख्या निकल कर आती है 1। ऐसे BCC में कोनों पर तो उपस्थित होंगे होंगे, तो प्रत्येक परमाणु हो गया, कोनों पर भागीदारी हो गई 1। घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है और फलक पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता। तो कुल भागीदारी हो गई 1/1 + 1 = 2। अब FCC में कोनों पर तो उपस्थित होंगे, घन के केंद्र पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता। और हमारे फलक जो है 6 होते हैं और प्रत्येक फलक पर भागीदारी होती है 1/2 की। तो कुल परमाणु निकल कर आते हैं 3। तो इस प्रकार 1 + 0 + 3 = 4, यानी कि FCC में कुल परमाणुओं की संख्या निकल कर आती है हमारी 4। अब आती है समन्वय संख्या की बात। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होती है, ये जो बेटा हमारे परमाणु हैं ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमने बताया था कि जो ठोस होते हैं उसमें जो परमाणु होते हैं वो समवृत्त संकुलित होते हैं। समवृत्त संकुलित, कुछ इस तरह की संरचनाएं आपको किताबों में देखने को मिलेंगी। समवृत्त संकुलित है ये परमाणु, समवृत्त संकुलित। अब इनमें से कोई भी एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, कोई एक परमाणु
कितने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, यह जिस संख्या के द्वारा ये जानकारी हमको मिलती है कि कोई भी परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, उस संख्या को हम समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। उप सहसंयोजक संख्या। अब हमारे पास सिंपल HCC होता है, तो HCC में जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 6, यानी कि HCC में यानी कि सिंपल घन में जो परमाणु है एक, वो 6 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। ऐसी BCC में उपसहसंयोजक संख्या होती है 8। BCC में बॉडी सेंटर्ड में एक परमाणु अन्य 8 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। और FCC में ये संख्या जो है ये हो जाती है 12, यानी कि एक परमाणु जो है वो 12 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं क्रिस्टल के घनत्व की। तो क्रिस्टल का जो घनत्व के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और हम किसकी बात कर रहे हैं, एकक सेल की। तो घनत्व बराबर क्या हो गया, एकक सेल का द्रव्यमान और हमारा एकक सेल का आयतन। और ये जो हमारा एकक सेल का द्रव्यमान होता है वो तो घनत्व से पहले से हो गया, और एकक सेल का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणुओं की संख्या इनटू अणुभार बटे आवागाद्रो संख्या, अणुभार बटे आवागाद्रो संख्या इनटू बटे एक सेल का आयतन। तो घन बनाया हमने, क्या बनाया, घन, और घन की प्रत्येक भुजा हो गई a, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो एकक सेल का आयतन क्या हो गया, a क्यूब। तो रो बराबर क्या निकल गया है, z इंटू m अपॉन na इंटू a क्यूब। और z क्या है हमारे, परमाणुओं की संख्या जो हमने बताई। अगर सिंपल घन है तो परमाणुओं की संख्या 1, BCC है बॉडी सेंटर्ड है तो परमाणुओं की संख्या 2, और काय के वो फलक केंद्रित है तो परमाणुओं की संख्या 4। और इस फॉर्मूले के यूपी बोर्ड में बहुत सारे सवाल आते हैं, 2 नंबर का आप पक्का कर लीजिए, फॉर्मूले को रटिएगा। सवाल कैसे हल होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे।